यस, बिशारत लॉस्ट काज है ना जी। बिशारत साहब, एक सवाल उर्दू सहाफ़त के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उर्दू सहाफ़त का वो मिजाज जो 47 से पहले या अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो जैसे मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने जो अखबार निकाले, ज़ाहिर है वो जारहाना एक तर्ज था उनका, और उस वक्त की ज़रूरत भी थी। अब उसके बाद कौमी आवाज़, बहुत बड़ा अखबार उर्दू का निकलता था, वो बंद हुआ। और जब वो बंद हुआ तो उर्दू दाँ तबके को लगा कि पता नहीं उर्दू सहाफ़त मर रही है या उर्दू ज़बान मर रही है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि चैनल्स की अगर आप बात करें, सहारा ने अपना चैनल शुरू किया, ईटीवी उर्दू एक उर्दू का बाकायदा चैनल है, दूरदर्शन जिसके बारे में आपने गुफ्तगू की, राष्ट्रीय सहारा उर्दू का अखबार है, और इनकलाब जो दैनिक जागरण ने ख़रीदा है अब दैनिक जागरण से। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो हैं ये उर्दू की तरफ आ रहे हैं। तो आपको उर्दू सहाफ़त का या उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल लगता है कुछ ताबनाक है? देखिए, बहुत बड़ी बात है मुझ जैसे, मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि उर्दू सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ रहा है, और मैं बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ कि मैंने एक ऐसे सहाफ़ी के साथ काम किया था जो हमारे रिश्तेदार भी थे और मेरे बुज़ुर्ग थे, शमी मोहम्मद शमी। उनके बारे में खुशवंत सिंह जी का ये कहना था कि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर कोई उर्दू और हिंदी बोलने वाले रहे हैं तो हिंदी में तो वाजपेयी जी थे और उर्दू में शमीम साहब थे। और शमीम साहब में वो फरवर और तेज़ी सहाफ़त की थी जो एक डिफरेंट लेवल पर उतनी ही ज़्यादा थी जितना आज़ादी से पहले मौलाना आज़ाद के अखबार में या इन सर सैद के अखबार में और मोहम्मद अली जौहर के अखबार में, क्योंकि तब पैशन आज़ादी का था। तो ये चूँकि आज़ादी के बाद की बात है, आईना था उनके हफ्तेवार का नाम, और जब वो दिल्ली हुआ तो मैं उनके साथ काम कर पाया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट किया मुझे कि अगर हमारे ख़ानदान में मेरे बाद कोई लिखने वाला है तो वो बशारत है। दैट वाज ए कम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम शमी मोहम्मद शमी, हु वाज अ पार्लियामेंटेरियन। जब उन्होंने उनका ज़ोर कलम ऐसा था कि हफ्तेवार आईना जब निकलता था कश्मीर में तो क्यों लग जाती थी, जब तक क्यों ख़त्म नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती तब तक अखबार छप गया होता था। उसको पढ़ने के लिए हमें वालहाना लोग आते थे, और तकरीर क्या थी, मुकर्रर ऐसे थे कि जब मुझे याद है जब बांग्लादेश बना तो बड़ा फेमस हुआ उनका ये, उन्होंने कहा मैडम गांधी, लोग तो हिस्ट्री बदल देते हैं लेकिन आपने आज हिंदुस्तान की जोग्राफिया बदल दी बांग्लादेश के वक्त। तो ऐसे ही जब पहली मेडन स्पीच थी तो उन्होंने कहा अब मैं असम्बली के जनान खाने से पार्लियामेंट के मर्दाने में आ गया। इस तरह के थे शेख साहब, बहुत उस अकार्ड में उनका भी थोड़ा बहुत हिस्सा था, तो बहुत ही करीब थे शेख साहब। उस ज़माने में 5 बजे की चाय नहीं पीते जब तक वो साथ में होते। ज़बरदस्त मुकर्रर थे, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद अपना वाक़या याद है, मैं एक बार मैं जापान गया था, बहुत छोटा था, मैं यूनिवर्सिटी से निकला था, गुडविल क्रूज़ में रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को। तो रिसीव करने के वालदा ने उनको बोला भाई वहाँ वो है तो उसको रिसीव करना, ले लेना। तो शमीम साहब उनके मेंबर पार्लियामेंट थे, वो तो मुझे रिसीव किया और गाड़ी में गया, फिएट थी उनके पास, तो पार्लियामेंट के दरवाजे से गए। आई स्टिल रिमेंबर दिस डायलॉग। वो जब अंदर गए तो कुछ किसी ने हाथ शायद दिया होगा ऐसे। तो उन दिनों इतनी सख्त सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो एमपी का लगा हुआ था उन पर, लेकिन किसी ने ऐसे देखा तो वो रुकाए गाड़ी, बोले आई मे नॉट लुक लाइक वन बट आई एम ए मेंबर पार्लियामेंट। ये मुझे याद है वाक़या। तो इस तरह के साहब भी थे। लेकिन उसके बाद बीच में कौमी आवाज़, मेरी वालदा जब यहाँ आती थी तो यहाँ कोई उर्दू अखबार होता नहीं था, तो उर्दू पढ़ना चाहती थी। मैं कौमी आवाज़ का रेगुलर सब्सक्राइबर था, इन द सेंस घर मंगाता था। उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, उसको बोला गया कि पता नहीं किस तरह का लिटरेचर आता है मेरे घर, ये भी ताज्जुब की बात है। एनीवे, उसके बाद सचमुच लगा था कि नहीं है, लेकिन फिर एक ज़माने में नशीमन का दौर भी चला था यहाँ, आप जानते हैं। इस तरह की नई दुनिया तो थी, और ये हमारे जो अब्बास साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास, उन्होंने वहाँ से जो मुंबई से तो, लेकिन लगा था कि सचमुच खला पैदा हुआ, शायद नहीं होगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए शायद लोगों को लगा कि ये ज़बान भी एक बहुत से पॉकेट्स में जानी चाहिए, और वहाँ से आप
ये तभी पहुंचा सकते हैं जब आप उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम कम्युनिकेशन में बोलते हैं ना, अगर आप उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एड्रेस करेंगे तो शायद वहाँ उनकी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अखबारों ने शुरू किया और उसके बाद चैनल भी आ गए, और किसी न किसी हद तक कहीं न कहीं किसी पॉकेट में अदर देन दिस ओनली उर्दू नोइंग पीपल बाकी लोग भी देखने लगे। अब सिर्फ काम ये है कि अगर इसका कंटेंट अच्छा होता है, किसी भी चैनल का हो, अखबार का भी हो, हालांकि उर्दू की अब जो लैंग्वेज में फ्रेगमेंटेशन हो गई ना, एक ही जुमले में हम अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, मादरी ज़बान भी बोलते हैं, और अगर किसी को फ्रेंच आती है तो शायद उसका एक आध मुहावरा भी यूज़ करेंगे और हिंदी भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन तो अब आजकल की ऐसी है। अब आप SMS देखिए, मोबाइल की ज़बान भी बदल गई, उसके स्पेलिंग बदल गए। अब ये होता रहता है, ये होता रहेगा। लेकिन एक खुशायन बात ये है कि कम से कम नेशनल लेवल के इस तरह के जो हैदराबाद तक मुहित हो गए थे, मुनसिफ जैसे, सियासत जैसे, वो यहाँ आकर इनकलाब जैसा, राष्ट्रीय सहारा जैसा इतना कौमी सतह के अखबार आ रहे हैं। और जितना मेरे ख़्याल में लोग डिपेंड करता है सेल्स पर भी, और रग़बत से और उर्दू ज़बान से। ऐसा अगर कभी होता है कि उर्दू स्क्रिप्ट से लोग गुरेज करने लगे तो ये धड़ाम से गिर सकते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। उर्दू की स्क्रिप्ट की बात है तो वो प्रॉब्लम रहेगी। ज़बान की उस हद तक नहीं, क्योंकि ज़बान अभी भी हिंदुस्तानी फिल्मों की चलेगी, लेकिन स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम रहेगी। मगर जो ज़बान से मोहब्बत करने वाले हैं उनको ज़बान चूँकि अच्छी लगती है, मीठी लगती है, शायद वो स्टिक करें। और कुछ इस लिहाज से कुछ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी जो है, क्योंकि उनका विरासत में अरबी, पर्शियन ये सब चीज़ें हैं, और कुरान शरीफ तो वैसे ही, और स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा, हालांकि कम्प्लीटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ आराब और ये, तो वो उनका ताल्लुक़ रहेगा, वो तो रहेगा ही। मगर अदर देन दैट लैंग्वेज पर से एज ए मीडियम ऑफ लिटरेचर, तो वो मेरे ख्याल में इतनी पावरफुल है कि रहनी चाहिए, वो जिंदा रहे। वो जिंदा रहे। विशाल साहब, अभी एक चैनल शुरू हुआ है ज़िंदगी के नाम से, उसमें आपके इल्म में होगा कि उसमें उन्होंने बाहर से सीरियल्स जो बने हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, वो सीरियल उन्होंने ख़रीदे हैं और वो चला रहे हैं। खुशी इस बात की है कि सबसे ज़्यादा सीरियल ज़िंदगी पे पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान के जितने अहम सीरियल हैं, जिनके आपने नाम भी लिए, और जो सीरियल बन रहे हैं, वो तमाम के तमाम इन लोगों ने ख़रीद दिए हैं, और ये अब उस चैनल के थ्रू लोगों को दिखाएंगे। तो बिशारत साहब, इसका मतलब ये है कि लोग उर्दू देखना, पढ़ना, समझना चाहते हैं, वरना ये एक नया चैनल शुरू करना और उसमें उर्दू सीरियल्स को दिखाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसका मतलब है हमारी जो हिंदुस्तानी लोग हैं, ये उर्दू को पढ़ना या उर्दू को देखना चाहते हैं। आप क्या? इतनी नहीं, इसमें एक बहुत ही एक सटल बात है जो मुझे स्ट्राइक कर गई, शायद आपको भी स्ट्राइक करे। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो टेलीविज़न पर है, सीरियल्स के नाम पर सिर्फ ट्रैश है। मतलब मैंने तो बैन रखा है कम से कम घर में ऑन करने का, हालांकि मेरे पास हर कमरे में टेलीविज़न है, आदत रही है। जितना टेलीविज़न मैंने मॉनिटर किया है प्रोफेशनली, वो शायद किसी ने नहीं किया हो। तब भी मेरे कमरे में 5 चैनल होते थे, ऑफिस में 5 चैनल चलते थे, क्योंकि मैं ट्रांसमिशन का इंचार्ज था वो 5 चैनल्स का। आज भी घर में 3 कमरों में डिफरेंट है, सो दैट एवरीबडी हैज़ चॉइस। यहाँ 3 है, घर में सिर्फ घर में 4 है, एवरीबडी हैज़ अ चॉइस। बट एटलीस्ट ये मैंने बैन कर दी, और इससे बड़ी इंसल्ट तो हो ही नहीं सकती थी यहाँ के राइटर्स के लिए कि एक अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ने राइटर्स को अवार्ड में शामिल ही इसलिए नहीं किया कि राइटर्स तो हैं। इससे बड़ा ताज़ियाना और तमाचा और तो हो ही नहीं सकता था। इट्स रियली ट्रैश, नथिंग। मैं आपको बता दूंगा, एक वजह ये है कि मुझे याद है बहुत पहले, 30 साल पहले शायद, जब अनकही कहीं से आया था कैसेट वीडियो, मेरे ब्रदर लाए थे सोनी से, शायद VHS लाए थे। अब यकीन माने पूरी रात हमने अनकही के जितने एपिसोड हम देख सके हमने देखे। I can tell you honestly, it was second to none. It was almost as if we were watching a BBC comedy, classic comedy. वो सीरियल थे, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया, कॉमिक एलिमेंट था। दूसरे लोगों को तनाइयाँ पसंद आई, धूप किनारे पसंद आया, ये आया।
ये अगर ये दिखाते हैं, वजह ये है कि जब मैंने ये कहा कि उर्दू एक तहज़ीब का नाम है, मैं सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं करता, वो तहज़ीब अच्छी लगती है, वो उसमें ये लफ्ज़ तो मैं यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि इस लिहाज से आम अल्फाज में जो बोलते हैं बेपर्दगी है वो नहीं है। इवन नाउ अगर आप वो सीरियल ऑन करेंगे, उसमें भी जज्बात वही हैं, मोहब्बत के, नफ़रत के, अदावत के, जितने इंसानी जज्बात होते हैं उनका पोर्ट्रेयल उसमें भी है जी। ये नहीं कि उसमें नहीं है, मगर इस खूबसूरत अंदाज से है, वो ज़्यादा असर करती है बजाय इसके। वो जो इरोटिक सेंसुअसनेस कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट सबलाइम, विच इज़ एक्चुअली ऑब्सीन एंड ऑब्नॉक्शियस, ये उसकी ज़रूरत ही नहीं। खूबसूरती तो यही है, क्योंकि उस वक्त, आजकल तो मुझे नहीं मालूम है कि हमको डायरेक्ट कंपटीशन था पाकिस्तान से। हम जब दूरदर्शन में थे तो उस वक्त एक ही कंपटीशन था हमारा, वो पाकिस्तान का था, जो सिग्नल कमज़ोर था, लेकिन उसके बावजूद और इतने खूबसूरत ड्रामे और सीरियल होते थे कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। इट वॉज़ अ रियली प्रोफेशनल सेटअप, हर प्रोग्राम भी। और हम उनको सिर्फ कंपटीशन इसलिए दे पाए क्योंकि हम रीजनल लैंग्वेज में शुरू किए। हमने जिस दिन हमने अपने रीजनल लैंग्वेज में सीरियल शुरू किए तो वी कुड बीट देम। एंड रीजनल म्यूज़िक, कश्मीरी म्यूज़िक बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट आई वाज लुकिंग आफ्टर म्यूज़िक फॉर सम टाइम। तो रीजनल म्यूज़िक का वाहिद कश्मीरी रेडियो से सुबह का फरमाइश प्रोग्राम चलता है। भजन सोपुरी वॉज द प्रोड्यूसर दोज डेज। इतने ढेर होते थे ख़तों के, और सुबह रेगुलरली एवरी डे हाफ एन आवर रीजनल म्यूज़िक फरमाइश। आप अंदाज़ा लगाइए, कश्मीरी म्यूज़िक। तो वो सिर्फ लैंग्वेज ही एक एलिमेंट था जिसकी वजह से हम उनको बीट कर पाए या उनका मुकाबला कर सके। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि वो जो सीरियल उन्होंने लाए होंगे, अगर वो लाए हैं तो दोज वर एक्सट्रीमली वेल रिटन, वेल प्रोड्यूस्ड, वेल एक्टेड एंड not open-ended, not open-ended. You knew that sometimes this is going to end. What, how, when, why, where, ये अलग बात थी, मगर ये था कि ये अंदाज़ा था। आज आप 8-8 साल तक 10 साल बेहुदा किस्म की चीज़ें चला रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। कोई भी है, मतलब ये कुर्सी है तो इस पर एक एपिसोड हो सकता है, दूसरी कुर्सी में आप वहाँ बैठे थे और हर सीरियल पर हर मर्द नामर्द लगता है, लाइक ए ज़ोंबी। एवरी मैन, if you watch any serial you will find that every man is a zombie। एक अरबपति करोड़पति का घर है, वो ऐसे देख रहा है, और औरत उस साड़ी में पे। इट्स रियली, इनफैक्ट दूरदर्शन में ये चैलेंज जब हुआ, जो दूरदर्शन ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया जिसके लिए मैं क्रेडिट देता हूँ दूरदर्शन को, जो बंद नहीं करना चाहिए था। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग इंडियन क्लासिक्स, फिल्में इंडियन क्लासिक्स पर बनाना। और मेरे हिस्से में इत्तेफाक से, चूँकि उर्दू से दिलचस्पी ज़्यादा थी मुझे, तो मुझे भी बोला गया। मैंने कहा मैं अपने यहाँ ख़ुद बनवाऊँगा अपने प्रोड्यूसर्स से। तो मैंने उसका मैं फेस्टिवल शायद यहाँ करूँगा। मैंने देखिए कुर्रतुल हैन की एक स्टोरी नज़ारा दरमियाँ है, राजेंद्र सिंह बेदी की 2 कहानियाँ, सिर्फ एक सिगरेट और मिथुन, और बिश्म साहनी, और एक और इसमें चुगताई, चौथी का जोड़ा। ये 6 फिल्में बनवाई वहाँ, और उनका फेस्टिवल NSD में किया, पूरे दिन फेस्टिवल किया। और ये उसमें कहा भी कि इन लोगों ने जो इस कांजीवरम और बनारसी साड़ी में कैद करके रखा है इन औरतों को, अब हम ज़िंदगी के रंग दिखाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में भी जज्बात, एहसासात वही है जो हिंदुस्तान में है या दुनिया में है। इट्स नॉट लाइक वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत पहले कहा था, आफ्टर World War II परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ चेंज्ड। ह्यूमन नेचर शेड्स कैन चेंज। इसेंशियली आप मुझे बताइए, शुरुआत से लेकर वही जज्बे तो हैं जो अशरफुल है ना, इसी तरह करेज, ब्रेवरी, वो हैं। तो उनको पोर्ट्रे करने की बात है। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, जितने अच्छी तरह से करेंगे, असरदार करेंगे, वो असरदार होगा। नहीं करेंगे तो इट विल गो अबव हियर, यू विल नॉट इवन लुक एट इट। दैट्स व्हाट मेक्स ए थिंग क्लासिक। आम चीज़ से क्लासिक क्यों बन जाती है चीज़? वो बन जाती है इसलिए कि उसमें कुछ होता है जी। तो वो बात है। इसलिए मैं बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चैनल। आप यकीन मानिए, अगर ये मैं शायद टेलीविज़न देखना दोबारा शुरू करूं अगर इस चैनल के ये सीरियल आ जाए, क्योंकि वो रियली लाइक टू डू।
नहीं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तो आज भी सीरियल्स अच्छे बन रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जब मैं मेट्रो भी इंचार्ज था कुछ दिनों तक, तो जब मेट्रो शुरू हुई थी तो मेट्रो में मेरा बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा सीखने का भी, और पहली बार सैटेलाइट पर आया और कंपटीशन देने का जी को और सबको, और बड़े ज़बरदस्त हमारे सीरियल थे। आज भी जो पहली बार हुए, मसलन सुपर 8 मुकाबला पहली बार हमने शुरू किया था, या ज़बान संभाल के, देख भाई देख, इम्तिहान, दर्द, कानून, इतने अच्छे सीरियल थे कि बहुत। मेट्रो तो खैर सक्सेस स्टोरी ऑफ द सेंचुरी था उस वक्त, तो उस वक्त। लेकिन फिर उन्होंने भी अपना चैनल शुरू किया, तो जो उतना ही एट्रॉशियस था जितना फिर हमारा बाद में दूसरा चैनल हो गया। तो उसके बाद मेन क्या है उनका, आई हैव नो एक्सेस टू दैट। मेन क्या है, मेन उनका हमेशा से था उनके ड्रामे और सीरियल, और इवन प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, म्यूज़िक। पाकिस्तान हैज़ टेलीविज़न म्यूज़िक, हमने शुरू किया आरोही को लेकर, उसके बाद दम तोड़ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म म्यूज़िक इतना पावरफुल है, शायद वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हाँ, क्लासिकल म्यूज़िक हमारे यहाँ बड़ा पावरफुल है और अभी भी इसीलिए ज़िंदा है। लेकिन वी कुड हैव क्रिएटेड टेलीविज़न म्यूज़िक, पॉसिबिलिटीज़ थी, और थी भी। आरोही हैड बिकम ए क्वाइट पॉपुलर प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रास्ता खो गए या क्या हुआ, एनीवे इट्स ए कलेक्टिव थिंग, व्हाट हैपेंड, इट्स हिस्ट्री। मगर ये है कि ये चीज़ें होती रही। बिशारत साहब, अब आखिरी सवाल आपसे ये है। जी, बेहतर रहेगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बोला, और आई होप दैट यू विल एडिट इट प्रॉपरली सो दैट ओनली जो आपके मकसद की चीज़ें हैं वो। बिशारत साहब, आखिरी सवाल एक आपसे ये रहेगा कि आपने एक बहुत लंबा अरसा रेडियो, टीवी इस दुनिया को दिया है। आज भी आप मीडिया सेंटर के यहाँ पे कंट्रोलर हैं, इंचार्ज हैं। आपके तजुर्बे अब इस ज़माने में 2014, आप अपने तजुर्बों से कुछ नए आइडियाज़, कुछ ऐसे बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, नए लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि एक ऐसा माहौल तैयार हो सके जिस माहौल जो अब हमारे पास है उससे हम बाहर निकल सकें किसी तरह से, जहां हमारा दम घुटता है। कुछ अपने तजुर्बे की रोशनी में कुछ बताना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मैं कोई न तो कोई बुज़ुर्ग हूँ किन्नू है, और इस ताल्लुक़ से सिर्फ मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा। खैर, ज़ाती तौर पर तो इस उम्र में फिर एक या तो फिर बेचैनी होती है, या फिर अफसोस होता है, या फिर और तमन्ना होती है। लेकिन बुनियादी तौर पर जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, कि मैंने अपनी कैपेसिटी जितनी मेरी थी उससे कुछ ज़्यादा ही किया, जिस एरिया में भी, चाहे वो पर्सनल एरिया हो या प्रोफेशनल एरिया। ज़्यादातर तो प्रोफेशनल एरिया ही रहा, एंड आई एम क्वाइट कॉन्टेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इतने तजुर्बात के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आप में अगर जानने की ख्वाहिश ना हो और तजस्सुस ना हो और एब्जॉर्ब करने की ताकत ना हो, तो आप एक बहुत ही ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक हर आदमी स्ट्रेट जैकेट में फंस जाता है। देखिए, हमारे यहाँ मौक़े कम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पैदा होकर, कॉलेज जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर, कैरियर लेकर, शादी करके, बच्चे पैदा करके, फिर उनके कैरियर की फिक्र, मकान की फिक्र, अगर आप देखें तो 99% यही है। हमारे यहाँ एडवेंचरस नहीं है, रिस्क टेकर्स नहीं है, इसलिए क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। क्रिएटिविटी के नाम पर क्या हो रहा है, जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो दे गो बैक टू आवर ट्रेडिशन एंड क्लासिक पीरियड, क्योंकि वहाँ बहुत क्रिएटिविटी थी। शकुंतला तभी लिखी, आप अंदाज़ा लगाइए, रामायण, महाभारत, या हमारे एपिक्स, यहाँ ये दास्तान, जो कुछ भी आज के ज़माने में वो क्रिएटिविटी पैदा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सब लोग सेफ खेलना चाहते हैं, और सब लोग दौड़ में शामिल हैं। सब लोग नॉर्मल बेसिक गुडनेस जिसको कहते हैं कि मैं आगे चलूं और दूसरे को भी आगे चलने का मौका दूं, इसमें शामिल नहीं होना चाहते। यू डोंट वांट टू हैव ए क्यू, यू वांट टू जंप द क्यू, नॉट रियलाइजिंग कि अगर मैं क्यू में रहा उसको तो मिलेगा ही, मुझे भी मिलेगा। और न जानते हुए, दिस इज द प्रॉब्लम, इज दिस जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यंगर लॉट के लिए पर्टिकुलरली, दिस जनरेशन का, कि न जानते हुए भी एक आइडिया फॉर्म करके उसको फिर
एक्सेप्टेबल बना देना और फैशन बना देना बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इस हद तक न्यूट्रल है कि कोई ख़राब चीज़ हो रही है और आप तमाशा देख रहे हैं, तो आप उतने ही गुनहगार हैं जितना वो गुनाह कर रहा है। यू कैन नॉट ऑल्सो स्टे न्यूट्रल, यू हैव टू स्टैंड अप, टेक ए स्टैंड, वट एवर इट इज़। समबडी में प्रूव यू रॉन्ग, कोई गलत। और हम लोग ये जस्टिस काटजू ने एक लिहाज से, मैं उस हद तक तो खैर उन्होंने वो उनका स्टेचर उतना है कि उन्होंने बोल सके और बोल भी दिया बेलाग, लेकिन उस लिहाज तक हम एग्री करते हैं कि वो जो लोग स्टालबाज थे, जो जिनकी बात आज है, जो उस लेवल पर हैं, वो वहाँ तक अचानक नहीं पहुँचे हैं। उनको मतलब जो मुझे उर्दू का एक डायलॉग याद आया कि कहा वो है जो आंसुओं के समंदर से तैरता हुआ लबों तक आ जाए। यानी कि आप जानने की कोशिश कीजिए। कोई आजकल का जर्नलिस्ट या तो विकिपीडिया का सहारा लेगा, वो जानते हुए कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं हो सकती, ज़रूरी भी नहीं है, और अपनी ओपिनियन फ्रेम नहीं करता। अपनी ओपिनियन फ्रेम करना उसके बस की इसलिए नहीं है कि उसको मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो होमवर्क नहीं करेगा। हालांकि नॉलेज का एक्सपोजर इतना ज़्यादा हुआ है हमारे मुकाबले में, उन्होंने आँख ही मोबाइल के हाथ में लेकर खोली। हम तो 10 साल 20 साल पहले तो मोबाइल हमारे पास था ही नहीं, या 40 साल पहले टीवी भी नहीं था। उनके पास वही सब कुछ है जो हमारे पास आज है, वो सब कुछ उनके पास है, लेकिन ईजी और शॉर्टकट जो है। अब आप उर्दू से जिनको मोहब्बत होगी उर्दू सीखना चाहना है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हिंदी मुझे नहीं आती थी, मैं कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता था लिटरेचर का, क्योंकि मैंने कहा हिंदी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, इनफ, अंग्रेज़ी वर्ल्ड का दरवाज़ा है। मैंने सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट से प्रवेश, परिचय और प्रागी किया। और कैसे किया? अक्षरों से सीखा। मतलब मेरे पास वो पेपर में भेजता था, बाज़ाब्ता कॉरेस्पॉन्डेंट श्रीनगर से। और मेरा परिचय के दिन परिचय में एक एग्ज़ाम था जिसके में आई हैड टू फ्लाई फ्रॉम जम्मू श्रीनगर, तब मैं ज्वाइन किया था। जम्मू में पेपर थे और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, एक इन्विजिलेटर था, एक पीएम था और एक स्टूडेंट था। और एक मीटिंग की, फिर बीच में चला गया, फिर दूसरी मीटिंग की, फिर चला गया। तो मैंने हिंदी सीखी। उसके बाद में इस लायक हो गया कि मैंने हिंदी इस्तेमाल करना सीख ली, क्योंकि शौक़ था। अगर आपको उर्दू का शौक़ है ऐसे, तो आप उर्दू सीखिए। इसमें कोई थोड़ी सी मुश्किल है, हिंदी के मुकाबले में मुश्किल है, ये तो आपको मानना पड़ेगा ज़बरदस्त साहब। लेकिन जाहिर है जहाँ ख्वाहिश हो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल, आप, मैं कोई मॉरलिटी का एक्सपर्ट तो नहीं है। आम आसान, अगर आप आम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारिए, अच्छे आदमी बन के गुजारिए, खुद ही कोई अच्छा ही निकल आएगी जिसमें आपको लगेगा कि आपका शौक़ है, ठीक है, वो करिए, अच्छे राइटर बनिए, जो भी जिस एरिया में भी जाएंगे सिंसेरिटी से काम कीजिए, रास्ता खुद खुल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा वेंचर शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि आपका ये वेंचर जो है कम से कम इस हद तक कंट्रीब्यूट करे कि उर्दू की तहज़ीब और ज़बान और इसका जो असासा है वो लोगों तक पहुँचे। और डेफिनेटली जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की सोबत में रहते हैं, तो अच्छा करने की तहरीक मिलती है। बिल्कुल, वो तहरीक मिले तो उससे बढ़कर और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और हमारी कोशिश भी ये है रेख्ता के ज़रिए कि हम अच्छी किताबें, अच्छा लिटरेचर दुनिया को, लोगों को पढ़ने के लिए दें। बिशारत साहब, फिर कभी आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे, चूँकि आपने वक्त इतना दिया है दूरदर्शन को, रेडियो को, कि आपकी शख्सियत के भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। चूँकि हमारे पास एक वक्त की कैद होती है, जो सबके पास है, सबको उतना ही वक्त मिलता है। नाजरीन, ये थे बिशारत अहमद साहब, जिनसे आज हमने उर्दू सहाफ़त, दूरदर्शन या और उर्दू चैनल या उर्दू की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमने गुफ्तगू की। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आधा घंटा अपने 1 घंटे के प्रोग्राम में उनके तजुर्बे आप तक पहुँचाएँ, जिससे हम भी कुछ सीखें और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।